हेलो एवरीवन। तो स्वागत है पुनः आप सभी का रिवीजन की सीरीज में, यानी 12th क्लास की फिजिक्स के सभी चैप्टरों का हम यहां पर रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास में 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहां पर हमारे पास ये जो चैप्टर है वो काफी बड़ा है, इस वजह से हमने इसके पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में आवेश क्या है, आवेश के प्रकार, आवेश किस कारण से उत्पन्न होता है किसी वस्तु में, यानी आवेश वाला जो गुण है वो किस वजह से क्रिएट होता है, वो गुण किस प्रकार से प्रदर्शित होता है। साथ में हमने जाना था किसी वस्तु को आवेशित हम कौन कौन सी विधियों से कर सकते हैं, आवेश के मात्रक और आवेश के गुणधर्म, यहां तक कंप्लीट अपना रिवीजन हो चुका है। फुल विस्तार से हमने यहां पर सभी टॉपिकों को कवर किया गया है। वहां पर सूत्र भी हमारे कंप्लीट हुए हैं। कुछ क्वांटमीकरण के अनुसार किसी एक वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा, किसी निकाय का कुल आवेश कितना होगा, यह सब कुछ हमने इसमें जाना है। आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड हल करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो सीरीज है वो आपके चाहे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड की एग्जाम हो, चाहे आपके नेक्स्ट ईयर में जो आप नीट के एग्जाम देने वाले हो, चाहे वो एग्जाम हो, कोई सी भी कंपटीशन की एग्जाम हो, उन सब में फिजिक्स से रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है। तो आज हमारे पास सेकंड पार्ट में फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कूलॉम का नियम। यहां से आज हम सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं कूलॉम का नियम, और इस नियम के अनुसार हम ये जानते हैं कि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश अगर हमारे पास में अवेलेबल हैं, यहां पर पॉइंट है कोई दो स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, एक दूसरे से अगर ये कुछ दूरी पर स्थित हैं तो इनके मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, जो हम पहले से ही जान चुके हैं। तो यहां पर इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा उसका मान जो है वो कितना होता है, मान ज्ञात करने के लिए जो नियम दिया गया था वही था कूलॉम का नियम। यहां पर इस पॉइंट में यह है कि यहां पर आवेश स्थिर अवस्था में होने चाहिए। ये एक सारांश मिल चुका है हमें, कूलॉम के नियम का एक रिजल्ट हमें मिल चुका है। यहां पर दोनों आवेश जो है वो स्थिर अवस्था में होने चाहिए। सेकंड सारांश एक और मिल चुका है कि आवेश बिंदुवत होने चाहिए। बिंदुवत का मतलब है कि इनकी जो विमाएं हैं, कहने का मतलब इनका जो साइज है इन दोनों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होना चाहिए, या फिर इन आवेशों की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करे, तो ऐसे आवेश को हम बिंदु आवेश कहते हैं। यहां पर हमारे पास में वैज्ञानिक कूलॉम के द्वारा क्या बताया गया कि यदि ये दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच में कुछ दूरी है, तो इनके मध्य जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसे कि हम कूलॉम बल या वैद्युत बल कहते हैं, उस बल का जो मान होता है वह मान इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इस बल का जो मान है दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसी बल का मान दूरी पर भी निर्भर है और दोनों आवेशों की मात्रा पर भी निर्भर है। आवेशों के हम यहां पर परिमाण लेते हैं कि कितना मान होगा, प्लस का हो चाहे माइनस का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो वैल्यू के लिए आपके पास में इसका परिमाण हम काम में लेने वाले हैं। तो यहां पर हमारे पास समझ में आ गया कि यदि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हमारे पास में है, दो स्थिर बिंदु आवेश है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये था कूलॉम का नियम। और यहां बल जो है वो एक सदिश राशि है, तो बल की डायरेक्शन होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश, यानी ये जो आवेश है इनको मिलाने वाली इस लाइन के अकॉर्डिंग होगी बल की दिशा, या तो इधर की ओर या इधर की ओर। क्लियर है? तो अब दोनों को अगर हम यहां पर मिला देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहां इसको बैलेंस करने के लिए कांस्टेंट का यूज हम करते हैं, और वो कांस्टेंट यहां पर होता है K। वैसे वैल्यू होती है इस K की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद ये K बनता है, K को यहां पर आप बल नियतांक कह सकते हैं। यहां पर हो गया Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये वो बल है जो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। यहां से अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म जो है वो हो जाएगा इस प्रकार से, F वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और R कैप, जहां R कैप जो है वो F वेक्टर की दिशा में एक एकांक सदिश है, और K जो है
के यहाँ पर एक बल नियतांक है, इसका मान फिक्स होता है और इसके का जो मान है वो होगा के जो है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और वैल्यू इसकी होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 मात्रक इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो जाएगा। आप यहां से बना सकते हैं। देखिए के का मात्रक जब आपको चाहिए तो Q1 और Q2 आपके नीचे चले जाएंगे, आर स्क्वायर कहां चला जाएगा ऊपर, तो F का न्यूटन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर और अपोन में दोनों आवेश हैं तो मात्रक बन जाएगा कूलाम स्क्वायर। यह आपके पास में के का मान आ जाता है एसआई पद्धति में, यह भी ध्यान रखना एसआई पद्धति में इसका मात्रक है ये। और के का मान जो है वो 1 होता है कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। मात्रक अगर इसका बनाना चाहेंगे तो न्यूटन का हमारे पास में आ जाएगा डाइन, यहां पर हो जाएगा सेमी स्क्वायर और कूलॉम का होता है स्टेट कूलॉम। सीजीएस मात्रक इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना था स्टेट कूलॉम और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस के का जो मान है वो मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है, यानी अलग अलग पद्धतियों में के का मान अलग अलग होता है। यहां पर एक सिंबल और दिख रहा है आपको, ये एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। और इसका मान भी फिक्स होता है वैक्यूम के लिए और इसका मान होता है 8.854 गुणा 10 की पावर -12। अब चूंकि के ऊपर है एप्सिलॉन नॉट इसके व्युत्क्रम में तो मात्रक जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया ये। कहने का मतलब आपके पास ये जो फिलहाल बल का फॉर्मूला है वो निर्वात में है, अगर माध्यम में होगा तो ये चेंज हो चुका होगा। इसका मतलब यहां पर ये कूलाम का जो नियम है वो माध्यम और निर्वात दोनों में काम करता है। निर्वात में आपके पास ये फॉर्मूला होगा और माध्यम में अलग हो जाएगा। एक और सारांश हमें यहां पर मिल चुका है, क्योंकि एक सारांश तो हमें मिला कि यहां पर ये जो कूलाम का नियम है वो स्थिर आवेशों पर लागू होगा, बिंदुवत आवेशों पर लागू होगा। कूलाम का जो नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तीसरा सारांश हमें मिल चुका है। चौथा सारांश हमें ये मिला कूलाम का जो नियम है वो आपके निर्वात और माध्यम दोनों पर काम करता है। साथ में इसके सारांश में हम एक और बोल सकते हैं कि विद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है, क्योंकि प्रकृति के सबसे ज्यादा प्रबल जो बल थे वो, क्योंकि प्रकृति में जो 4 बल हैं उनमें सेकंड पावर का जो बल है वो आपके पास में यही बल है। अब हमारे पास में पॉइंट जो था वो चल रहा था कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ये हमारे पास में आज का फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पार्ट का फर्स्ट रिवीजन में कूलाम का नियम। यहां पर आप सबसे पहले इसका नियम लिख सकते हो इसके अनुसार करके, जो कि मैं यहां पर नोट कर देता हूं। ये आपके पास में एसआई मात्रक कंप्लीट था, कूलॉम का जो नियम है उसे मैं यहां पर कंप्लीट कर देता हूं, फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। समझ हमने लिया है इसके अनुसार, इसके अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल, यहां पर वैद्युत बल का मतलब है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, लगने वाले वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, क्योंकि देखो पूरा ये लिखने के बाद हमारे पास नियम लिखने में कोई समस्या नहीं होती है। F समानुपाती Q1 Q2, F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, यहां पर देखकर हम इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं, इसलिए लैंग्वेज हमने यहां पर बाद में लिखी है। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, या आप इसको समानुपाती बोल सकते हो, अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के, दिख रहा होगा, बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह था कूलॉम का नियम। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और बल की जो दिशा है तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होती है। क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो बल की दिशा भी होगी। कहने का मतलब हमारे पास एक आवेश ये था, एक आवेश तो दोनों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होगी। मान लीजिए आपके पास ये प्लस का है, ये प्लस का, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा बाहर की ओर, लगेगा इस लाइन पर ही। अगर मान लीजिए आपके पास में एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो बल लगेगा इस लाइन पर ही। कहने का मतलब ये है, तो इनको मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होता है। और यहां पर आप ध्यान रखना कि जब भी बल की दिशा, यानी जब भी कोई ऐसा बल हो जिसकी दिशा उनको मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होती है, तो ऐसे बल को हम केंद्रीय बल कहते हैं। इसका मतलब ये जो आपके वैद्युत बल लग रहा है ये एक केंद्रीय बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो भी एक केंद्रीय बल होता है और ये भी आपके पास में केंद्रीय बल ही है, क्योंकि दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये हमारे पास में कूलॉम का नियम कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी आपकी यहां पर हो गई, सूत्र स्थापना भी एक तरह से हो चुकी है। ये इसका मान ये आपके वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये के का मान कंप्लीट, एप्सिलॉन नॉट का मान भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप चाहो तो इसमें अलग अलग वैल्यू और ज्ञात कर सकते हो, माध्यम में इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। फिलहाल आप इसको यहां तक कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। अब हम यहां पर कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ और पॉइंट जो है उनके लिए हम वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं माध्यम में ये जो वैद्युत बल लगा है इसका मान कितना होगा। माध्यम में वैद्युत बल, आगे हम ये भी देखेंगे कि निर्वात में बल का मान ज्यादा होता है उन आवेशों के बीच में या माध्यम में। तो माध्यम में हमारे पास में देखो Fm से मैं इसको दर्शा देता हूं। अभी हमारे पास में है Q1, यहां Q2 और R स्क्वायर, और साथ में था हमारे पास K, और K का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन निर्वात की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में था एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम में ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां पर नोट नहीं लगेगा। ये बल का वो फॉर्मूला है जब आवेशों के मध्य कोई माध्यम हो या माध्यम में ही इन आवेशों को रखा गया हो, जहां एप्सिलॉन जो है इसको बोलते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता इसको आप बोल सकते हो, या माध्यम की विद्युतशीलता भी कह सकते हो। माध्यम की विद्युतशीलता, यहां पर अलग अलग मीडियम के लिए इसका मान क्या होगा, अलग अलग होने वाला। सेकंड हमारे पास में दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण या सदिश रूप। यहां पर हमारे पास में एक आवेश था ये, दूसरा आवेश हमारे पास में ये था, यहां पर है Q1, यहां पर है Q2। इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर है, इसका R2 वेक्टर है। दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, दोनों मान लीजिए कि आपके पॉजिटिव है। तो यहां पर Q1 पर जो है इस Q2 की वजह से बल लगेगा वो इधर की ओर, और Q2 पर Q1 की वजह से बल लगेगा इधर की ओर। तो 2 पर जो फोर्स लगेगा F21 वेक्टर, इस पर जो फोर्स लगेगा F12 वेक्टर, और मूल बिंदु यहां पर है। तो अब हमें यह देखना है कि यहां पर जो बल है उसका मान कितना होगा, दोनों जो बल होंगे उनके मान कितने होंगे, और साथ में दिशा किस ओर होगी। तो यहां से जब इसको हल किया गया, सारांश निकाला गया, तो हमें यह प्राप्त हुआ था F12 बराबर है F21 के, और साथ में जो दिशा है वो होती है विपरीत। तो मान बराबर और दिशा विपरीत होती है। यह है इसका सदिश रूप। सारांश में आप क्या लिख सकते हो
कि इन दोनों आवेशों के मध्य परस्पर लगने वाले बल परिमाण में समान व दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। आप ये सारांश में यहां पर लिख सकते हैं। तो ये नियम तो शायद आपके गति के तीसरे नियम की तरह बन चुका है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया। इसका मतलब कूलॉम का जो नियम है वो गति के तीसरे नियम का क्या करता है, पालन करता है। काफी निष्कर्ष हम यहां पर निकालते जा रहे हैं जिनको आगे हम यहां पर एक साथ नोट करने वाले हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में ये है कि आवेशों का एक पूरा निकाय है। तो तीसरा पॉइंट मैं यहां पर कूलॉम के नियम के लिए ले लेता हूं, आवेशों के निकाय के लिए या बहुल आवेशों के लिए विद्युत बल। तो हमारे पास अनेक आवेश इस निकाय में मौजूद हैं। यहां पर मान लीजिए Q1 है, यहां पर Q2, Q3, Q4 और डॉट डॉट Qn आवेश हैं जिनका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर हैं, ऐसे हैं। और इन आवेशों से एक दूसरे के बीच की दूरी भी कुछ है। तो यहां पर ये कोई एक आवेश हम फिक्स कर लेते हैं कि इस आवेश पर बाकी के आवेशों की वजह से नेट कितना बल लगने वाला है। तो इस Q1 पर Q2 की वजह से भी लगेगा, 3 की वजह से भी, 4 की वजह से भी, 5 की वजह से भी, nवे आवेश की वजह से भी बल लगेगा। ऐसा ही हम ये कर सकते हैं कि Q2 को हम फिक्स कर देते हैं तो 1 की वजह से भी लगेगा, 3 की वजह से, 4 की वजह से, सबकी वजह से लगेगा। तो किसी एक आवेश पर परिणामी जो बल का मान होगा वो अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले सभी बलों का क्या होगा, सदिश योग होगा, जिसे कि हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत किसके लिए, वैद्युत बलों के लिए। इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार किसी स्थिर बिंदु आवेश पर निकाय में उपस्थित अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल अलग अलग बलों का सदिश योग होता है। यह है इस अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कि किसी एक आवेश पर परिणामी जो बल है इन सब की वजह से उसका मान अलग अलग आवेशों के कारण जो बल लगेंगे उन सब का सदिश योग होगा। मान लीजिए कि 1 पर जो फोर्स लग रहा है उसका मान ज्ञात करना है। तो 1 पर लगेगा 2 की वजह से, 1 पर लगेगा 3 की वजह से, 1 पर लगेगा 4 की वजह से, 1 पर लगेगा nवे आवेश के कारण। तो सबका जो मान है 1 और 2 की जब बात करेंगे तो इस फॉर्मूले के अनुसार आप ये कर सकते हो, F12 बराबर Q1 Q2 R स्क्वायर R12 कैप। ये आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके अनुसार फाइनल जो हमने मान निकाला था वो यहां पर हम सिग्मा के रूप में ले लेते हैं। फॉर्मूला आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर बनेगा K, एक आवेश फिक्स हो गया Q1 और दूसरा आपके पास चेंज हो रहा है 2 3 4 डॉट डॉट। तो उसके लिए मैं लगा देता हूं I और बटा में आ जाएगा R1I स्क्वायर R1I कैप। ये हमारे पास में होगा। जो मान आपके फिक्स हैं उनको कर दीजिए बाहर। तो फाइनल हमारे पास में आ जाएगा F1 वेक्टर बराबर K बार हो जाएगा, Q1 बाहर आ जाएगा और सिग्मा के अंदर रहेगा QI बटा R1I स्क्वायर R1I कैप, जहां I बराबर आपकी स्टार्ट कहां से होगा, 2 से चलेगा और कहां तक, n तक। तो 2 से n तक। ये हमारे पास बल का जो फॉर्मूला हमें मिला है वो है आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर
अलग अलग आवेशों के कारण परिणामी बल कितना होगा उसका फाइनल सूत्र ये प्राप्त हो जाता है। यहां पर आप इसको फिलहाल नोट कर लीजिए, जिसमें माध्यम में बल हो गया ये वाला। कूलाम के नियम का सदिश रूप हमें यह बताता है कि आवेशों के मध्य लगने वाले जो बल है वो परस्पर बराबर होते हैं। चाहो तो आप यहां पर समान या बराबर लिख सकते हो, मान बराबर वह दिशा विपरीत होती है। अध्यारोपण के सिद्धांत का यूज किया, जिसमें हमारे पास में था किसी एक पर जो बल है वो अलग अलग आवेशों के कारण जो बल होता है उनका सदिश योग होता है। फिलहाल आप इसको यहां तक कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। कूलाम के नियम में ही नेक्स्ट का टॉपिक हम यहां पर लेते हैं और पॉइंट नंबर 4 कूलाम के नियम में। आज अपना जो टॉपिक है वो कूलाम का नियम ही चल रहा है। कूलाम के नियम के बारे में ही हम कंप्लीट अध्ययन यहां पर कर रहे हैं। तो चौथा जो टॉपिक इसका है वो हमारे पास में है प्रावैद्युतांक। प्रावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या जिसे आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। प्रावैद्युतांक को आप एप्सिलॉन आर से भी दर्शा सकते हैं, इस प्रकार का एप्सिलॉन आर भी बना सकते हैं, या कैपिटल के द्वारा भी आप इसको दर्शा सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में इसको कैपिटल के से ही दर्शाया हुआ है। आप यहां पर एप्सिलॉन आर भी यूज कर सकते हैं। कंपटीशन के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आपके कूलाम के नियम से बनता है, आप यहां पर थोड़ा ध्यान रखना। ये प्रावैद्युतांक जो है वो हमें ये बताता है, अनेक प्रयोगों के द्वारा ये सारांश निकाला गया और उस सारांश के बाद में क्या रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट हमें ये बताता है कि माध्यम में जो वैद्युत बल लगता है, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, एक दूसरे से कुछ दूरी यानी R पर स्थित है, उनके मध्य कोई माध्यम है, तो माध्यम में जो वैद्युत बल लगता है उसका मान उन्हीं आवेशों के मध्य उतनी ही दूरी पर निर्वात में अगर बल लगेगा तो उस निर्वात से सदैव कम होता है। ये एक्सपेरिमेंट कर करके देखा गया और सारांश ये हुआ कि माध्यम में बल निर्वात में बल से कम होता है। कितना गुना कम होता है, कितना गुना कम होता है, उस मान को ही उस माध्यम का क्या बोलते हैं, प्रावैद्युतांक कहते हैं। मान लीजिए 4 गुना कम होता है तो वो 4 हो गया प्रावैद्युतांक। मान लीजिए कि 10 गुना कम होता है तो वो 10 हो गया उस माध्यम का प्रावैद्युतांक। तो सीधा सा अर्थ हो गया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल का मान उन्हीं आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल से जितना गुना कम होता है उस मान को उस माध्यम का प्रावैद्युतांक कहते हैं। परिभाषा कर लेते हैं इसकी नोट। ये होता है आपके प्रावैद्युतांक की परिभाषा। क्या समझ में आया? माध्यम में किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का मान, आप यहां वैद्युत भी यूज कर सकते हो या विद्युत भी यूज कर सकते हो। बताया हुआ है कि अगर आवेश स्थिर अवस्था में हो तो आप वैद्युत शब्द यूज कर लीजिए और गतिमान हो तो आप वहां पर विद्युत यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप विद्युत या वैद्युत यूज करते हो वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वैद्युत बल से जितना गुना कम होता है किसमें, निर्वात में, तो उसे ही उस माध्यम का क्या कहते हैं, प्रावैद्युतांक कहते हैं। इसका मतलब ये प्रावैद्युतांक जो है या आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है वो दो बलों के बीच में कंपेयर करने वाला एक घटक है। और कंपेयर जब हम करते हैं तो वहां पर एक दूसरे में भाग लग जाता है। यहां पर सीधा सा इसका सूत्र बन जाएगा एप्सिलॉन आर बराबर निर्वात में वैद्युत बल बटा माध्यम में वैद्युत बल, यानी माध्यम में जो वैद्युत बल है उसका भाग निर्वात वाले बल में दे देंगे तो हमें एप्सिलॉन आर का मान पता चल जाता है। एफ का मान आप जानते ही हो, ये हमारे पास में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। माध्यम में क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। आवेश वही, दूरी वही, आवेश वही, दूरी वही। यहां से एफ में एफ एम का भाग दोगे तो ये मान आपको एप्सिलॉन आर का मिल जाएगा। और जब इसमें भाग देने के बाद हल करोगे तो यहां पर एप्सिलॉन आ जाएगा, यहां एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, क्योंकि भिन्नों में संख्या है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा।
यहां से ये समझ में आया कि एप्सिलॉन बराबर हो गया एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट। जो एप्सिलॉन नोट है उसका मान फिक्स है 8.854 गुणा 10 की पावर -12, और एप्सिलॉन आर जो है वो अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। उस माध्यम और जिस माध्यम की यहां पर बात होती है वो आपके पास में प्रावैद्युत माध्यम होता है। प्रावैद्युत माध्यम ऐसा होता है जिसे वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो वो विद्युत वाला प्रभाव दर्शाने लग जाता है, लेकिन होता विद्युत रोधी है। ठीक है, तो यहां पर एप्सिलॉन जो है वो निर्वात वाली विद्युतशीलता का एप्सिलॉन आर गुणा होता है। तो यहां पर कुछ माध्यम हम यहां पर लेते हैं और अलग अलग माध्यमों के लिए देखते हैं कि एप्सिलॉन आर का मान होता कितना है। तो यहां पर हमारे पास में है सबसे पहले निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है। निर्वात के लिए इसके लिए हमारे पास में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। यूनिट इसकी कुछ आएगी नहीं, क्योंकि देख लीजिए बल बल है, न्यूटन न्यूटन से कट जाएगा, आपके पास कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर ये भी कट जाएंगे, तो यूनिट लेस ये हमारे पास में है, कोई इसका मात्रक नहीं होगा, यूनिट लेस। तो निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है और ये सबसे कम होता है, सबसे कम। इससे कम कुछ भी एप्सिलॉन आर का मान नहीं होगा। इसका मतलब यदि आवेशों के मध्य हम वायु भर दें या वायु में दोनों आवेश लें, जैसे वर्तमान की अगर हम यहां पर इस पोजीशन की बात करें, यहां पर कोई दो आवेशित वस्तु है, यहां पर दो आवेशित वस्तु है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो माध्यम होगा, क्योंकि यहां पर वायु है। निर्वात में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब वायु के लिए भी मान 1 से ज्यादा ही होगा। तो हम यहां पर लिख लेते हैं वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 1.00059, 1.00059, जो कि वैसे 1 के नजदीक नजदीक सही है, इसलिए हम निर्वात न लेकर अगर वायु में भी कैलकुलेशन करते हैं तो एप्सिलॉन आर की जगह 1 ही यूज कर लेते हैं। बाकी एप्सिलॉन आर का मान वायु के लिए निर्वात से ज्यादा होता है। तो किसी भी मीडियम के लिए, क्योंकि निर्वात तो मीडियम है ही नहीं, तो निर्वात के अलावा जिनको भी लेंगे उन सब के लिए एप्सिलॉन आर का मान सदैव 1 से बड़ा होगा, किसी भी माध्यम के लिए। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें धातुओं की, धातुओं या चालकों के लिए एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है ये वाला, और उसका मान होता है इनफाइनाइट यानी अनंत। धातुओं के लिए या चालकों के लिए इसका मान क्या होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट हमारे पास में ले लेते हैं शुद्ध जल के लिए। शुद्ध जल के लिए इसका जो मान है वो होता है 80, बाकी नॉर्मल जल अगर हम लेते हैं तो वहां पर 81 आ जाता है, ये हमारे पास इसका मान आ जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो 1.00053 होता है। सभी से हमें यह समझ में आ रहा है कि एप्सिलॉन आर बड़ा होता है हमेशा 1 से, किसके लिए, सभी माध्यमों के लिए। यानी कोई सा भी माध्यम अगर हम लेंगे उन सभी माध्यमों के लिए एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। कम से कम कितना, 1, तो बाकी सबके लिए तो 1 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो अब इस सारांश से हमें यह देखना है कि माध्यम में बल ज्यादा होगा या निर्वात में बल ज्यादा होगा। तो हमारे पास जो ये फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं ये मीडियम का, इसी को मैं यहां पर कंप्लीट करता हूं। देखिए 1/4 पाई। अब आपके पास जब भी कोई न्यूमेरिकल मीडियम में आएगा वहां पर आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है। एप्सिलॉन आप यहां पर लिखोगे और उसकी जगह एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नोट लगा देना है। सबसे पहला काम अपने यही है। यहां पर एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नोट, और यहां पर Q1, Q2 और R स्क्वायर। इस एप्सिलॉन आर को आप कर दीजिए अलग से। देखिए 1/एप्सिलॉन आर, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1, Q2 R स्क्वायर। ब्रैकेट में जो राशि है वो देखिए निर्वात वाले बल के बराबर है, और ये जो मान चल रहा है वो किसका चल रहा है, मीडियम का। तो यहां से क्या समझ में आया, मीडियम में जो मान है वो निर्वात वाले मान में एप्सिलॉन आर का भाग देने पर प्राप्त होता है। बाकी आप सूत्र से यहीं पर भी देख सकते हो, एप एम को ऊपर भेजिए और एप्सिलॉन आर को नीचे भेज दीजिए। तो एफ एम को आप ऊपर भेजोगे, एप्सिलॉन आर नीचे आएगा, तो फॉर्मूला यही तो बन के आया। और यहां पर
क्योंकि एप्सिलॉन आर सदैव एक से क्या होता है, बड़ा, और एक से बड़े मान का जब आप इसमें भाग दोगे तो लेफ्ट वाले मान में हमेशा क्या होगी, कमी। इसलिए एफ एम लेस देन एफ। समझ में आ गया। माध्यम में जो बल है वो निर्वात वाले बल से क्या होता है, कम होता है। कितना गुना, देख लीजिए, आप इसका भाग दे रहे हो ना, तो आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना गुना कम होगा, वही होता है माध्यम में बल। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें, सपोज कीजिए कि किसी माध्यम का प्रावैद्युतांक जो है वो 6 है। किसी माध्यम का प्रावैद्युतांक 6 है। किसका मान दे दिया, एप्सिलॉन आर का। और माध्यम में जो बल है वो 2 न्यूटन है। माध्यम में जो बल है वो कितना है, 2 न्यूटन है। तो निर्वात में कितना होगा, यहां पर 2, यहां पर 6, हो गया 12। तो निर्वात में जो बल था ये माध्यम में था, निर्वात में बल कितना हो गया, 12 न्यूटन। तो ये माध्यम वाला बल है 2, ये है 12। तो माध्यम का कितना गुना कम हुआ, 6 गुना कम ही तो हुआ। समझ में ये आया इस पॉइंट से कि माध्यम में वैद्युत बल निर्वात वाले वैद्युत बल से कम होता है, और जितना गुना कम होता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। दूसरी परिभाषा आप ये भी दे सकते हो कि किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल तथा उन्हीं आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात जो है वो भी क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। परिभाषा वो भी दे सकते हो और परिभाषा ये भी लिख सकते हो। आप यहां पर ये जो वैल्यू मैंने यहां पर लिखी है इस पॉइंट के बाद नोट करना, क्योंकि ये सूत्र हो गया, इसके बाद ये मान आ गए और मीडियम में बल आ गया, ये वाला नोट कीजिए फिलहाल आप इसको। फिर कूलाम के नियम से क्या क्या रिजल्ट हमें मिल रहे हैं अब तक के हिसाब से उनको करते हैं नोट। यहां पर रिवीजन में हम सारांश को ही नोट कर रहे हैं कि किसी टॉपिक से क्या क्या रिजल्ट हमें मिल रहे थे। तो यहां पर हमने कूलाम के नियम को समझा, वहां पर माध्यम में कितना बल होगा, प्रावैद्युतांक क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, इन सबको हमने यहां पर जाना है। तो अब आज की क्लास का क्या क्या सारांश निकला हमारे पास वो हम यहां पर नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में ये था कि कूलाम के नियम में, कूलाम का नियम स्थिर व बिंदुवत आवेशों पर लागू होता है। दूसरा सारांश हमें यह मिला, कूलाम का नियम गति के तीसरे नियम का पालन करता है। क्लियर है। साथ में हमें और क्या मिला, इसमें हमारे पास ये था कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। नेक्स्ट में हमारे पास में यह है कि यहां पर यह जो वैद्युत बल लगता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण की। यहां पर मैं लिख सकता हूं कूलाम बल या वैद्युत बल आकर्षी व प्रतिकर्षी प्रकृति का होता है। यह भी हमें यहां पर समझ में आता है। कूलाम बल की प्रास 10 की पावर -15 मीटर से अनंत तक होती है। वैसे अनंत तक तो काफी दूर पड़ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कितना है। तो आप यहां पर कुछ किलोमीटर तक यूज कर सकते हो या बहुत अधिक दूरी तक। ये 5 सारांश अब तक हमें कूलाम के नियम से मिल चुके हैं। छठा सारांश अब हम यहां पर ले रहे हैं। यहां पर आप ये ध्यान देना कि हमारे पास ये जो सारांश हम लिख रहे हैं, हमारा मकसद ये सारांश लिखना ही है, लेकिन ये सारांश आ भी क्यों रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं, उसको भी हम यहां पर समझ रहे हैं, यानी समझते हुए ही हम यहां पर सारांश लिख रहे हैं। यहां पर अभी हमने यहां पर बोला था कि प्रावैद्युतांक हमने यहां पर ज्ञात किया।
अगर मान लीजिए कि दो आवेशों के मध्य कोई चालक वस्तु को रखा जाता है, तो उस समय उनके मध्य जो बल लगेगा उसका क्या फॉर्मूला होगा, F4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर और आएगा, यानी माध्यम में जो बल बनेगा उसका फॉर्मूला था 1/, सीधा सा मैं कर देता हूं F और बटे में क्या एप्सिलॉन आर। अब आप यहां पर ये बताइए कि धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना बताया अभी आपको, अनंत। आप इसका अनंत का जब भाग दोगे तो आपके Fm का मान कितना हो जाएगा, 0। कहने का मतलब दो आवेशों के मध्य यदि कोई चालक वस्तु रख दी जाती है तो उनके मध्य कोई भी वैद्युत बल कार्य नहीं करता है। तो नेक्स्ट लाइन आप यही लिख दीजिए, आवेशों के मध्य, आपने ये जो सारांश वहीं से निकाला है, आवेशों के मध्य कोई चालक वस्तु हो तब उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल 0 हो जाता है। ये भी यहां पर समझ में आ गया। सातवां हमें यह भी समझ में आ रहा था कि एप्सिलॉन आर का कम से कम मान कितना होता है, 1 होता है, 1 से कम इसका कोई मान नहीं होता है। तो आप यहां पर इसको भी लिख सकते हो सारांश में, परावैद्युतांक का न्यूनतम मान 1 होता है। यह भी हमें यहां पर समझ में आ जाता है। नेक्स्ट 8वां गुणधर्म, विद्युत बल जो होता है, या जिसे आप विद्युत बल भी कह सकते हो, विद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। नेक्स्ट सारांश हमें यहां पर मिल रहा है वो है, उसको थोड़ा हम यहां पर समझेंगे पहले। इसके अनुसार हमारे पास में ये था कि यहां पर एक आवेश है, एक आवेश यहां पर है, इन दोनों के बीच में कोई बल लग रहा है, मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है, बल लगेगा F12 मान लेता हूं। अब यदि हमारे पास में दो आवेश नहीं बल्कि एक आवेश और मैं यहां पर ले लेता हूं, ये हो गया Q3। अब आप थोड़ा सा फोकस करना, Q1 और Q3 के बीच में भी बल लगेगा, Q2 और Q3 के बीच में भी बल लगेगा। तो यहां पर क्या एक साथ तीनों पर एक बल लग रहा है अथवा दो के जोड़े पर लग रहा है, 1 और 3 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। यहां पर यह समझ में आ रहा है कि कूलाम बल जो है वो द्विवस्तु अंतःक्रिया है, और बल क्या एक आपस में होने वाली क्रिया ही तो है। दो आवेशों के बीच में ही यह बल लगेगा, एक साथ अनेकों आवेशों पर काम नहीं करता है, दो के जोड़े पर यह काम करता है। और साथ में यह भी समझ में आता है इनके बीच में जो बल लगेगा वो इनके बीच में लगने वाले बल से डिस्टर्ब नहीं होता है। कहने का मतलब कूलाम बल द्विवस्तु अंतःक्रिया है और किसी तीसरे आवेश की वजह से उस बल का मान प्रभावित भी नहीं होता है। यही आप यहां पर नोट कर दीजिए। ये हमारे पास में हो गया कूलाम बल द्विवस्तु अंतःक्रिया है और दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल तीसरे आवेश से प्रभावित नहीं होता है। यह आपके दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल होगा और इस बल का मान इस आवेश की वजह से चेंज नहीं होगा। Q2 और Q3 के बीच में जो बल लगेगा उस बल का मान Q1 की वजह से चेंज नहीं होगा। Q1 और Q3 के बीच में जो बल लगेगा उसका मान Q2 की वजह से चेंज नहीं होगा। ये हमारे पास में आएगा दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कि इनकी मात्राएं कितनी है। अगर इनकी मात्राएं बढ़ेंगी तो बल बढ़ेगा, दूरी आपके बढ़ेगी तो बल कम होता जाएगा, क्योंकि दूरी के वर्ग के क्या है ये व्युत्क्रमानुपाती। ये हमारे पास में कूलाम के नियम का जो आज हमने टॉपिक कंप्लीट किया उसका पूरा सारांश हमें मिल चुका है। टॉपिक वाइज हमने यहाँ पर अलग अलग डिस्कस किया है और सेकंड पार्ट में हम कूलाम के नियम को ही कंप्लीट करने वाले थे, क्योंकि इस चैप्टर से हम 3 पार्ट बनाने वाले हैं। एक पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, दूसरा पार्ट हमारे पास कूलाम के नियम का था और तीसरा अब आपके पास फाइनल जो पार्ट होगा वो वैद्युत क्षेत्र का कंप्लीट होगा, क्योंकि चैप्टर हमारे पास में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश के 2 पार्ट बन गए हमारे पास।
गुणधर्म तक का एक पार्ट और कूलाम के नियम का एक पार्ट। अब शेष जो तीसरा पार्ट है वो कंप्लीट वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड होगा। फिलहाल हमारे पास में सेकंड पार्ट जो इसका है कूलाम का नियम वो कंप्लीट हो जाता है। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक, और फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो आप बता सकते हैं।